हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में आरपीसी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं कि मॉलिक्यूल की जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन के अंदर अपन बात करते हैं त्रिविम समावयवता की, स्टीरियो आइसोमर की। तो स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कन्फर्मर जिनको बोलते हैं संरूपण समावयवी, और एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल विन्यासी समावयवी। जो कॉन्फिगरेशनल विन्यासी समावयवी होते हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जियोमेट्रिकल ज्यामिति समावयवी और एक होता है प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन है स्कूल लेक्चर 2011 का, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन सी सरलतम एल्केन प्रदर्शित करेगी? तो इनमें से कौन सी एल्कीन है जो सिंपलेस्ट एल्कीन है जो जियोमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करेगी? तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करने के लिए आपको मुख्य रूप से दो कंडीशन पता होनी चाहिए, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होना चाहिए। जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो प्रतिबंधित घूर्णन होगा। रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन। अब ये प्रतिबंधित घूर्णन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा हो सकता है, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड द्वारा हो सकता है, या किसी साइक्लिक कंपाउंड के द्वारा हो सकता है। सेकेंड कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है? सेकेंड कंडीशन आपको यह ध्यान रखनी है कि प्रतिबंधित घूर्णन से संबंधित ये जो कार्बन होते हैं, इन दोनों कार्बन से संबंधित इनकी जो दो संयोजकता होती है, इनकी दो जो वैलेंसी होती है वो अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम द्वारा जुड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे ए और बी जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर इनमें से कौन प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके अंदर देखो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। वन ब्यूटीन की बात करें तो वन ब्यूटीन में क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके भी इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। आइसोब्यूटिलीन CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। तो इस कार्बन से दो से मेथिल ग्रुप सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। लेकिन बात करें टू ब्यूटेन की, तो टू ब्यूटेन में क्या होता है अपने पास में? एक तो जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार टू जो ब्यूटेन होती है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन को फॉलो करती है और ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने को, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो जो कन्फर्मर होते हैं, जो संरूपण समावयवी होते हैं, वो कार्बन कार्बन एकल बंध या सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन द्वारा होता है। फ्री रोटेशन, अभी जैसे कि अपने बात की कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है वो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन द्वारा होती है, जबकि जो कन्फर्मर आइसोमर बनते हैं वो फ्री रोटेशन के द्वारा बनते हैं। फ्री रोटेशन कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो फ्री रोटेशन है इसमें जिससे आसानी से जो कन्फर्मर होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, इजीली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जियोमेट्रिकल जो आइसोमर होते हैं उनमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है, इसलिए ये इजीली जो है वो इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे नोट आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। जो वन ब्यूटीन होती है, तो वन ब्यूटीन जियोमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित नहीं करती, वो कन्फर्मर जो संरूपण समावयवता प्रदर्शित करती है, इसलिए वो भी क्या होती है? आसानी से दूसरे रूप में क्या हो जाती है? इंटर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। लेकिन टू ब्यूटीन अभी अपन ऊपर देखा, टू ब्यूटीन जो होती है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करती है और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है वो आसानी से इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। जो ज्यामितीय समावयवता होते हैं वो आसानी से घूर्णन के द्वारा अंतर परिवर्तित नहीं होते हैं। इसको लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह प्रोसेस जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से बना रहे हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशमीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। और यदि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनाया जाता है
इनएक्टिव से एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कोई भी दो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं क्या कहलाते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते, उनको बोलते हैं एंशोमर्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। मिजो कंपाउंड जो होता है वो भी मिरर इमेज होते हैं, लेकिन उनके जो आइसोमर होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। डाइस्टेरियोमर्स जो होते हैं ये क्या होता है कि एक दूसरे पर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होता है, ये नॉट मिरर इमेज होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। और आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सारे के सारे क्या होते हैं? डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। जो अपने पास जितने भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं? नॉट मिरर इमेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। इसको लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ आर और एस अपने को नोमेनक्लेचर बताना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये कीरियल कार्बन है। कीरियल कार्बन का मतलब है चारों इसकी संयोजकता भिन्न भिन्न ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये जो लाइन है ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वर्टिकल लाइन है। इस लाइन का मतलब है जो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इस लाइन पर वो कहाँ है? वो बिलो द प्लेन है। वो प्लेन के क्या है? नीचे है, बिलो द प्लेन। या अपन कह सकते हैं कि मोलिक्यूल जो होता है वो अक्ष से क्या है? दूर है। और जो यहाँ ग्रुप जुड़े हुए होते हैं हॉरिजेंटल लाइन पर, ये किस प्रकार के होते हैं? ये जो ग्रुप होते हैं ये अबाउ द प्लेन होते हैं, प्लेन के ऊपर होते हैं, अबाउ द प्लेन, अबाउ द प्लेन। अब इसके अंदर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि कोई जो फोर्थ ग्रुप है, जो अपन जब इसको अपन अरेंज करेंगे प्राथमिकता के ऑर्डर में 1 2 3 4, तो जो फोर्थ ग्रुप आएगा यदि वो डार्क लाइन पर है, यदि हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, आर का एस करना है और एस का क्या करना है? आपको आर करना है, एस का आर करना है। लेकिन यदि अपने पास में जो फोर्थ ग्रुप है वो इससे अपने पास में वर्टिकल लाइन पर है, खड़ी लाइन पर है, सीधी लाइन पर है, तो आपको क्या करना है कि आपको सेम का सेम रखना है, आर का आर ही रखना है और एस का एस ही रखना है। ठीक है। अब आप इसको प्राथमिकता का ऑर्डर दोगे, तो सबसे पहले ये जो चारों ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उनको क्या दोगे? आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको प्रायिकता जो है वो सबसे ज्यादा दी जाती है। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि इधर इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन को देंगे नंबर 1। हाइड्रोजन हमेशा ही जो है वो नंबर 4 पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है, एक नंबर पे आता है ये। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से देखो, इस कार्बन को यदि अपन ओपन करके लिखते हैं तो इस कार्बन से एक तो डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है OH, मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो है इसमें ज्यादा ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसको देंगे 2 नंबर और इसको देंगे 3 नंबर। यदि अपन रोटेशन करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 का जो रोटेशन आता है, यदि अपने पास में वो एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको बोलते हैं एस, और यदि क्लॉकवाइज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपने पास में आर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास में रोटेशन करके देखते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन सा रोटेशन आ रहा है? एस रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब एस है। लेकिन फोर्थ ग्रुप कौन से लाइन पर है? हॉरिजेंटल लाइन पर है, डार्क लाइन पर है, इसलिए इस फोर्थ ग्रुप की वजह से एस की जगह इसका वास्तविक जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं अपने पास में, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ रोटेशन जब अपन करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे भी रोटेशन किस प्रकार का होता है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी जो फोर्थ ग्रुप है वो इस हॉरिजेंटल लाइन पर है, इस वजह से इसका भी एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो अपने को नंबरिंग किधर से भी कर दो आप, 1 2 3 4, तो क्या 2R 3R, 2R 3R, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? टार्टरिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमर्स इलेक्ट्रिक एसिड में कितने होंगे? तो इलेक्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है?
ये है अपने पास में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के अंदर कीरियल कार्बन कितना है? कीरियल कार्बन का मतलब है वो है कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप भिन्न भिन्न हो, तो इसमें एक कीरियल कार्बन है। तो जो अपने पास में ऑप्टिकल जो आइसोमर होते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर वो क्या होता है? 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है अपने पास में? नंबर ऑफ कीरियल कार्बन, नंबर ऑफ कीरियल कार्बन, कीरियल कार्बन। तो लैक्टिक एसिड में एक कीरियल कार्बन है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर लैक्टिक एसिड के अंदर कितने होंगे? 2 की पावर 1, मतलब 2। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ, आईपीसी नाम बताना है अपने को। अब आपको ध्यान रखना है कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनके लिए नामकरण किया जाता है EZ, और जो अपने पास ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उनके लिए या तो यूज में लेते हैं RS या यूज में लेते हैं D या L। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अपने पास में, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, वही आईपीसी वाला रूल लगाएंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ पे देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग अपन उस साइड से करेंगे जिधर क्लोरीन जो है उसको कम अंक प्राप्त होगा। यदि अपन नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 पर क्लोरीन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अपने पास में जो चेन है वो 5 कार्बन की आ रही है, चाहे आप किधर भी जाओ। लेकिन देखो इधर यदि अपन इस साइड जाते हैं तो इस साइड प्रतिस्थापी ग्रुप की संख्या क्या आती है? ज्यादा आती है। इस वजह से अपन इस रिंग को जो है वो मेन रिंग या सही रिंग मानेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग अपन शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो ये अपने पास में प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं? एक तो जुड़ा हुआ मेथिल जुड़ा हुआ है 4th पे, 3 पर जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा हुआ है 3 पर, और क्लोरो जुड़ा हुआ है एक तो 2 पर और एक 1 पर। ये है क्लोरो, क्लोरो, ये है अपने पास में मेथिल, और ये है एथिल। तो सबसे पहले तो किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो का नाम लिखेंगे। क्लोरो कहाँ का है? 1 पर है, 2 पर है, तो 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। फिर अपन लिखेंगे 3 इथाइल, 3 एथिल, 4 मेथिल, और 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटिल। लेकिन अपने को ई और जेड लिखना है। अब ई और जेड कैसे होंगे? आपको क्या करना है, वही जो अपने RS के अंदर प्राथमिकता का ऑर्डर दिखा था, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये इस कार्बन से जो जुड़े हुए दोनों ग्रुप हैं उनको आपको प्राथमिकता के ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। इस कार्बन से ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको आपको प्राथमिकता के ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। देखो जब अपन बात करते हैं इस कार्बन पर, तो इस कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है फिर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसको नंबर देंगे 1 और इसको नंबर देंगे अपने पास में 2। इसी प्रकार यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देखो इस कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक अपने पास में क्या जुड़ा हुआ है? 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें ज्यादा है, इस वजह से इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। यदि समान प्राथमिकता के जो अपने पास में समान जो प्राथमिकता के अपने पास में ग्रुप होंगे वो सेम साइड होंगे, यदि जैसे ये अपने पास में 1 1 1 ऊपर की साइड है, 1 इसमें भी ऊपर की साइड है, यहाँ 2 2 2 दोनों के का है नीचे की साइड है। तो यदि सेम प्राथमिकता के जो अपने पास में ग्रुप होंगे वो सेम साइड होंगे तो होगा जेड, और यदि एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या होगा? ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड आएगा। और 1 2 डाइक्लोरो, 3 एथिल, 4 मेथिल, 2 पेंटिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, आर और एस बताना है अपने को, वही सेम लगा दो। अब देखो ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इसमें नंबर 2 लगाया हुआ है, इसमें 3, ठीक है। अब प्राथमिकता इधर क्लोरीन है, इसको 1 नंबर। अब इस कार्बन से इधर CH3 जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से इधर C जुड़ा हुआ है, उससे फिर O जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 नंबर, और इस कार्बन को 3 नंबर, और हाइड्रोजन तो 4 नंबर रहेगा हमेशा ही। रोटेशन करेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3। रोटेशन किस प्रकार होता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S। और 4th ग्रुप कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए 4th का S का क्या कर देंगे? R कर देंगे, तो 2R। फिर अपन इसकी बात करते हैं 3 की। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर डायरेक्ट ऑक्सीजन है तो 1 नंबर। फिर ये वाला जो ग्रुप है वो बड़ा है तो ये 2 नंबर, और ये ग्रुप क्या हो गया अपने पास में? 3 नंबर, और हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 नंबर। रोटेशन कर रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन किस प्रकार का है? एंटी क्लॉकवाइज S। लेकिन 4th ग्रुप कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो क्या हो जाएगा? S का R,
तो 3R, तो 2R 3R, 2R 3R, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, थीरियोज और इरिथ्रोज क्या होता है? तो थीरियोज किसको कहते हैं? थीरियोज जो अपने पास में है कि जिसके अंदर जो ग्रुप होते हैं, सेम जो ग्रुप है वो सेम साइड प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं थीरियोज। इसको क्या बोलेंगे? थीरियो, सॉरी इरिथ्रो, इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोज। इरिथ्रोज क्या होती है? जिसमें समान ग्रुप सेम साइड होते हैं। और थीरियोज क्या होता है? जिसमें समान जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होते हैं। तो समान ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपने पास में? थीरियो बोलते हैं, इसको बोलेंगे थीरियो। और इरिथ्रो क्या होता है? जिसमें समान ग्रुप जो होता है वो सेम साइड होता है। तो थीरियो और इरिथ्रो जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? डाइस्ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाइस्ट्यूमर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को आइडेंटिफाई करना किस प्रकार की ये संभाव्यता प्रदर्शित करेंगे। तो आयनाइजेशन के लिए आयन यहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए, कोई भी आयन एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड यहाँ पे है नहीं तो ये भी नहीं होगा। जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए? कीरियल कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे कीरियल कार्बन प्रेजेंट है और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो कीरियल कार्बन ध्यान रखना है, कीरियल कार्बन होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है मिरर इमेज जो होते हैं, मिरर इमेज वो सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपको ध्यान रखनी है। जैसे ज्योमेट्रिकल में अपन ध्यान रखते हैं वैसे ही। तो वह यौगिक जो अपने पास में एटम जो सुपर इम्पोज ऑन मिरर इमेज में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो यौगिक जिसके परमाणु दर्पण के प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं और उनमें असममित कार्बन परमाणु होता है, वो क्या कहलाते हैं? जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु का मतलब है जिनमें कीरियल कार्बन होता है। कीरियल कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। चाहे इसको एसिमेट्रिक कार्बन कहो या चाहे इसको क्या बोल लो अपने पास में कीरियल कार्बन कहो। कीरियल कार्बन हो लेकिन मिरर इमेज एक दूसरे पर यदि सुपर इम्पोज हो जाते हैं तब इस प्रकार के कंपाउंड क्या कर ले? मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज हो, सुपर इम्पोज हो, सुपर इम्पोज, यदि ये दोनों गुण है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं मिजो कंपाउंड। और यदि मिरर इमेज है, अभी अपन ऊपर देखा, और सुपर इम्पोज नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? एंशोमर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एंशोमर्स बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिजो कंपाउंड क्या होता है? ऐसे अपने पास में यौगिक होते हैं जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने होंगे? तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस तरह देखो, ये सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2, इधर भी सेम ग्रुप है CH2, फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम ग्रुप CH2, इधर भी CH2, इधर बढ़ रहे हैं तो CH, इधर बढ़ रहे हैं तो CH। तो इसके अंदर इस कार्बन से जो है वो अलग अलग ग्रुप सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये भी सेम जुड़े हुए हैं, इसलिए ना तो ये जियोमेट्रिकल देगा और ना ही ये जियोमेट्रिकल देगा। तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक भी प्रदर्शित नहीं करेगा, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ऐसे 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, इनमें से कौन सा अपने पास में कीरियल सेंटर किसमें नहीं है? तो कीरियल सेंटर के लिए अभी अपन ने देखा था, कार्बन की चारों संयुक्ताएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? कीरियल कार्बन। और कीरियल कार्बन को स्टार लगा के प्रदर्शित किया जाता है। अपन संरचना बना के देख लेते हैं। 3 मेथिल हेक्सेन, तो 3 मेथिल हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, ये है 6 कार्बन। 3 मेथिल का मतलब ये है CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और एक इससे क्या है? H जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की यदि अपन बात करी जाए तो इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब एक C2H5 जुड़ा हुआ है और एक 3 कार्बन वाला जुड़ा हुआ है।
एक 2 कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला, एक 1 कार्बन वाला, एक हाइड्रोजन, मतलब इसमें चारों के चारों जो ग्रुप है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए ये कीरेल कार्बन होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन की बात करी जाए तो 1 क्लोरोब्यूटेन तो CH2Cl, CH2, CH2, CH3, तो इसमें एक भी ऐसा कार्बन नहीं है जिससे सभी के सभी ग्रुप क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए ये कैसा है अपने पास में नॉन कायरल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 2 ब्यूटेनॉल की बात की जाए तो 2 ब्यूटेनॉल CH3, CH, CH2, CH3, तो इसमें भी क्या है, कीरियल कार्बन, ये वाला कीरियल कार्बन है, ये कीरियल कार्बन है। 2 क्लोरोब्यूटेन की बात की जाए तो 2 क्लोरोब्यूटेन में भी क्या होगा, कीरियल कार्बन होगा, ये है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, कीरियल कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें भी कीरियल कार्बन है, इसमें भी है, लेकिन 1 क्लोरोब्यूटेन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जो मेजोटार्ट्रिक एसिड होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो टार्ट्रिक एसिड किसको बोलते हैं, इसको अपने पास में बोला जाता है टार्ट्रिक एसिड। 2 OH ग्रुप जुड़े हुए, अब मिजो कह दिया तो मिजो का मतलब है दो जो समान ग्रुप होते हैं वो सेम ही साइड होते हैं। मिजो का मतलब होता है मिजो के अंदर दो अपने पास में दो कीरियल कार्बन होते हैं, दो आइडेंटिकल कीरियल कार्बन होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम कीरियल कार्बन होते हैं, कीरियल कार्बन होते हैं। तो या तो ये भी इसको मेजो बोल सकते हैं, या जब अपन इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए, अभी अपन ने देखा था मेजो कंपाउंड क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, जब इसका अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो ये अपने को प्राप्त होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो मेजो जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। जब अपन यहाँ प्लेन लगाते हैं तो ये जो मोलिक्यूल है ये उल्टा हो जाएगा, और ये वाला इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर और OH OH के ऊपर। तो जो अपने पास मेजो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है अपने पास में, उनमें 2 कीरियल कार्बन होते हैं। कितने कीरियल कार्बन होते हैं, 2 कीरियल कार्बन, ये कीरियल कार्बन है 2। लेकिन यहाँ पे जो अपने पास में कीरियल कार्बन होने के बाद भी ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, क्योंकि इनके इसके अंदर क्या होता है, इनके जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पे क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाते हैं। तो 2 कीरियल कार्बन होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएफ 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन शायद अपन ने किया था। तो जब आप इसका निकालोगे तो अपने इसका जब अपन निकालते हैं, जैसे फटाफट निकाल लेते हैं, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो 1 2 3 रोटेशन कर रहे हैं, तो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब आर आ रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, ओरिजेंटल लाइन पर है, इसलिए आर का क्या बन जाएगा, एस हो जाएगा। तो 2s, इसमें बात करी जाए तो 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, यहाँ रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन 1 2 3, तो यहाँ पे रोटेशन किस प्रकार का आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब आर आ रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इस लाइन पर है, टेडी लाइन पर, इस वजह से आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो 2s 3s 2s 3s, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएफ 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉलिक्यूल अपने पास में नोमेनक्लेचर बताना है, तो जेड, और अपने को ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है, और जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए अपन नोमेनक्लेचर किसके द्वारा करते हैं, जेड पद्धति द्वारा करते हैं। और जो ऑप्टिकल अपने पास में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होते हैं उनके लिए अपन क्या प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए अपन RS या उनके लिए DL नोमेनक्लेचर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जियोमेट्रिक डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इसका मतलब जियोमेट्रिकल है। जियोमेट्रिकल में सबसे पहले क्या करेंगे, ये कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप है उनको प्राथमिकता देंगे, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको 1 नंबर। तो यहाँ है ब्रोमीन, यहाँ है क्लोरीन, तो परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का ज्यादा है इसलिए 1 नंबर, इसको 2 नंबर। इधर बात करिए जाए आयोडीन को 1 नंबर और हाइड्रोजन को 2 नंबर। अब सेम जो ग्रुप है, सेम प्राथमिकता के जो ग्रुप है वो सेम साइड है, तो दोनों के दोनों, जो फर्स्ट वाले है वो ऊपर की साइड है और दोनों सेकंड वाले जो है वो नीचे की साइड है, तो सेम सेम साइड में होंगे तब तो होगा जेड, और यदि एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या होगा, ई। ई में क्या होता है, अपोजिट होते हैं, जो प्राथमिकता की अपन व्यवस्थित करते हैं, तो सेम प्राथमिकता के ग्रुप अपोजिट होते हैं, और इसमें क्या होता है, सेम साइड में होते हैं, सेम साइड, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, जेड ग्रुप बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुमेरिक एसिड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, फुमेरिक एसिड और मेलिक एसिड।
तो फुमेरिक मेलिक एसिड की यदि अपन बात करें, ये है अपने पास में मेलिक एसिड। तो मेलिक एसिड तो क्या होता है अपने पास में सिस फॉर्म होती है, ये है मेलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे अपने पास में मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। तो ये कैसा है मेलिक एसिड, अपने पास में सिस होता है मेलिक एसिड। और फुमेरिक एसिड क्या होता है अपने पास में ट्रांस होता है। ट्रांस का मतलब है अपने पास में, ट्रांस का मतलब क्या हो गया, सेम जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ये क्या है अपने पास में, ट्रांस है। ये क्या है, मेलिक एसिड के साथ सिस है। तो जो अपने पास में ट्रांस होता है उस अपने पास में इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने पास में फुमेरिक एसिड। इसको क्या बोल देंगे अपने पास में, फुमेरिक एसिड। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि ये सिस है और ये ट्रांस है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस और एक होते हैं ट्रांस। तो मेलिक एसिड जो है वो सिस फॉर्म होता है, जबकि फ्यूमेरिक ट्रांस है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। तो जो फ्यूमेरिक एसिड होता है वो ट्रांस होता है, बिल्कुल सही है। ये द्विसारकीय होता है, इसके अंदर दो OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी सही है। और ये जो है वो मेलिक एसिड का क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस फॉर्म नहीं होता, कैसा होता है, ट्रांस होता है। ऐसे 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ये जो संरूपण इस प्रकार का जो अपने को दिया हुआ होता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन विभिन्न प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का जो दिया हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। फिशर में क्या करता है, इस प्रकार की लाइन होती है अपने पास में, फिशर के अंदर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और स्वार्ट्ज के अंदर क्या करते हैं, ये जो खड़ी लाइन वाला है ये स्वार्ट्ज है। और वेज डेज में क्या करता है अपने पास में, इस प्रकार से वेज और डेज जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। वेज डेज में क्या करता है, एक होता है वेज और एक होता है डेज, ये है डेज, इसको बोलेंगे डेज और इसको बोलेंगे वेज। तो ये जो है अपने पास में जो कन्फर्मर होते हैं, जो संरूपण समावयवी होते हैं, उनको प्रदर्शित करने के चार अपने को प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं। तो ये जो अपने पास में प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन, सॉरी न्यूमेन प्रोजेक्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ थोड़ा उल्टा बना दिएगा, स्वार्ट्ज उल्टा, फिशर यहाँ उल्टा बना दिए, एक मिनट। जो फिशर होगा, फिशर वो ये जो अपने अभी ऊपर बना रहे हैं वो है फिशर। और स्वार्ट्ज क्या होता है, स्वार्ट्ज में इस प्रकार से जो लाइन होती है, लाइन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है एटम को, और ये है स्वार्ट्ज, ये है स्वार्ट्ज। और फिशर के अंदर अभी जो अपन लिखे हुए मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं वो कौन से फॉर्मूले में मिल रहे हैं, फिशर फॉर्मूले में मिल रहे हैं। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा इनमें से ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए अपने पास में कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट तो आपके कीरियल कार्बन होना चाहिए, कीरियल कार्बन। दूसरा आपके क्या होना चाहिए, जो मिरर इमेज बन रहे हैं, मिरर इमेज एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कीरियल कार्बन किसके अंदर है, इसमें कीरियल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें भी कीरियल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें भी कीरियल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन इसमें कीरियल कार्बन नहीं है, इसमें कीरियल कार्बन नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, अपने को प्राथमिकता देंगे। इधर ब्रोमीन, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को 1 नंबर, कार्बन को 2 नंबर। यहाँ पे बात की जाए तो क्लोरीन 1 नंबर, हाइड्रोजन 2 नंबर। सेम जो ग्रुप है वो सेम साइड है, तो क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। दोनों के दोनों जो फर्स्ट वाला है वो नीचे की तरफ है, और दोनों के दोनों जो सेकंड वाला है वो ऊपर की तरफ है। लैक्टिक एसिड अणु के बारे में कौन सा कथन, लैक्टिक अणु क्या होता है। तो अभी अपन ने देखा था लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर एक कीरियल कार्बन होता है, यह है लैक्टिक अम्ल। इसमें क्या होता है अपने पास में, एक कीरियल कार्बन होता है। और कीरियल कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। तो इसमें एक कीरियल कार्बन भी होता है और एसिमेट्रिक कार्बन भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए इस प्रश्न को क्या किया, डिलीट किया। इसका डिलीट का कारण क्या होता है कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया।
कीरियल कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस टू ब्यूटीन, आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, यदि अपने आपके पास में जो ब्यूटीन दी हुई है, ये जो ब्यूटीन है आपके, यदि सिस ब्यूटीन दिया हुआ है, सिस ब्यूटीन, सिंपल सीधा आपको ध्यान रखना है, सिस ब्यूटीन पर यदि अपन एडिशन करवा रहे हैं ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का हमेशा एडिशन कैसा होता है? ट्रांस एडिशन होता है। तो कंपाउंड जो बनेगा वो हमेशा आपके बनेगा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यदि आपको जो ब्यूटीन दी हुई है वो सिस दी हुई है और ब्रोमीन का योग करवा रहे हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन यदि आपको जो ब्यूटीन दी हुई है वो ट्रांस ब्यूटीन दी हुई है, यदि ब्यूटीन आपको ट्रांस दी हुई है, ट्रांस ब्यूटीन दी हुई है, तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा? मिजो कंपाउंड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों लाइनें सीधा सीधा याद रख लो, इसके अंदर ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सिर्फ ब्यूटीन का जब अपन ब्रोमीन एडिशन करवाएंगे तो रेसिमिक मिक्सर बनेगा, और मिजो कब बनेगा? जब ट्रांस होगी, जब एल्किन कैसे होगी? ट्रांस होगी, तो अपने को मिजो कंपाउंड बनेगा ट्रांस एल्किन के साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है रिप्रेजेंट ऑफ मिजो ब्यूटेन 2,3 डाइओल, तो 2,3 डाइओल के अंदर जो फिशर प्रोजेक्शन अपन प्रदर्शित करेंगे उसमें अपने पास में ये किस प्रकार का, देखो 2,3 डाइओल, तो 2,3 डाइओल के अंदर ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ये है अपने पास में ब्यूटेन CH3, ये है CH, तो 1 2 3 2,3 डाइओल, तो OH OH H। तो इसके अंदर क्या करना है कि ये दोनों जो OH ग्रुप है उनको आपको पास में रखना है, पास में रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है अपने पास में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और वैसे क्या दिया हुआ? मेजो दिया हुआ, मेजो का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड रहेंगे। तो यहाँ पे जो मेजो ब्यूटेन 2,3 डाइओल में फिशर प्रक्षेपण सूत्र प्रदर्शित किसको प्रदर्शित करता है? तो ये इसके जो इक्लिप्स फॉर्म होता है, जो ग्रेसित फॉर्म होता है, यदि सेम जो ग्रुप होते हैं, जो बड़े ग्रुप होते हैं वो एक पास में है, यदि सेम ग्रुप सेम साइड है, तो उनको क्या बोला जाता है? कन्फर्मर को, इनको बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स ग्रेसित संरूपण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास में मिजो ब्यूटेन 2,3 डाइओल होता है वो किस प्रकार के कन्फर्मर प्रदर्शित करते हैं? वो इक्लिप्स ग्रेसित संरूपण प्रदर्शित करते हैं। बीटा डी ग्लूकोज में अपने पास में कीरियल कार्बन कितने होते हैं? तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, सिंपल जो डी ग्लूकोज होता है, जैसे ये है अपने पास में डी ग्लूकोज, सिंपल डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है उसका अपने पास में क्या होता है? C6H12 है, O6। इसके अंदर इस प्रकार का फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, ओपन चेन इसकी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सिंपल जो अपने पास में ग्लूकोज होता है उसमें अपने पास में कीरियल कार्बन 1 2 3 और 4 कीरियल कार्बन होते हैं। सिंपल ग्लूकोज में कितने कीरियल कार्बन होते हैं? 4 कीरियल कार्बन होते हैं। 4 कार्बन कैसे होते हैं? कीरियल कार्बन होते हैं। लेकिन बात की जाए यदि अपने पास में बीटा या अल्फा डी ग्लूकोज की बात की जाए, तो बीटा या अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा बीच में। बीटा या अल्फा डी जो ग्लूकोज होते हैं वो किस प्रकार की संरचना होती है? ये अपने पास में संरचना जो होती है वो साइक्लिक संरचना होती है। इस प्रकार की है, साइक्लिक संरचना है, 6 मेंबर रिंग। ये है फर्स्ट, यदि बीटा दिया हुआ है तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर, जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर OH ग्रुप ऊपर की साइड होगा और H ग्रुप नीचे की साइड होगा। बाकी आपको सेम ही ध्यान रखना है। थर्ड कार्बन में आपको OH ऊपर रखना है और बाकी आपको कॉन्फिगरेशन सेम ध्यान रखना है। ये तो है अपने पास में बीटा। यदि अल्फा होता तो अल्फा के अंदर क्या होता? H ऊपर की तरफ होता और OH का होता नीचे की तरफ होगा। अब इसमें कीरियल कार्बन देखें तो 1 कीरियल कार्बन, 2 कीरियल कार्बन, 3 कीरियल कार्बन, 4 और 5। इसमें कीरियल कार्बन कितने होते हैं? 5 का कीरियल कार्बन होते हैं। 5 कार्बन कैसे होते हैं? कीरियल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। और आपको आइसोमर पूछे तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32। और यदि ग्लूकोज में पूछे तो ग्लूकोज के अंदर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में? ये हो जाएगा 16। तो ग्लूकोज में होता है 16 टोटल आइसोमर, और जो अपने पास में बीटा डी ग्लूकोज होता है उसमें कितने होते हैं? 32
जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ ई और जेड नामकरण करना है अपने को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास में जो ये एसिड ग्रुप है तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। देखो नामकरण तो शायद सब में सेम ही दिया हुआ है, नाम तो सब में सेम दिया हुआ है, इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये सेकेंड कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर देखो यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। इसमें बात करें तो इधर कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 1 नंबर और ये हाइड्रोजन वाला 2 नंबर। तो इस कार्बन पे बात की जाए तो सेम जो ग्रुप है वो सेम साइड है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 अपने पास में जेड हो गया। अब इस एल्कीन पे बात की जाए तो इधर हाइड्रोजन है तो ये कार्बन है तो ये 1 नंबर और ये हाइड्रोजन 2 नंबर। इधर भी बात की जाए तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो यहाँ पे भी सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये 4 पोजीशन भी कैसी है 4 जेड। इस 6 पोजीशन की बात की जाए तो 6 पोजीशन में क्या है अपने पास में, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको 1 नंबर और इधर कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको 2 नंबर। इधर बात की जाए तो फेनिल ग्रुप जो होता है C6H5 तो इसमें 6 कार्बन है तो इसको 1 नंबर और इसमें एक ही कार्बन है इसको 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो अपने पास में जो सेम ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें भी क्या है 2 नंबर ऊपर है, यहाँ 2 नंबर नीचे है, इसमें 1 नंबर ऊपर है 1 नंबर इसमें नीचे है। तो ये कैसा है अपने पास में ई है, जब समान ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट है तो क्या है ई है, तो 6 ई। तो इस प्रकार का किसमें देखने को मिलता है, फिर अपन नामकरण देखेंगे तो 2Z 2Z 4Z 6E 2Z 4Z 6E 6E 2Z 4Z के एक में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है EZ देखना है, फिर आपको नामकरण पूरा देखना है। 2R3R स्टीरियो आइसोमर इनके अंदर कौन सा है, तो जब अपन इसको 1 नंबर निकालते हैं, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। जब अपन इस कार्बन पर निकालेंगे इस कार्बन पर तो यहाँ पे रोटेशन 1 2 3, तो रोटेशन किस प्रकार का हो रहा है, राइट साइड हो रहा है तो ए आर, और यहाँ पे फोर्थ ग्रुप वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन पर है तो क्या हो जाएगा आर का एस हो जाएगा। इस कार्बन की बात की जाए तो इस पर 1 नंबर है ब्रोमीन को, फिर इस कार्बन को 2 नंबर, इसको कार्बन को 3 नंबर और इसको 4 नंबर। यहाँ रोटेशन कर रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस, एस का मतलब क्या हो गया आर। तो यहाँ भी फोर्थ ग्रुप का है हॉरिजेंटल लाइन पर है। अब अपन करते हैं आईयूपीएसी नोमेनकल्चर नामकरण करते हैं। तो इधर देखो एल्कोहल है, इधर ब्रोमीन है, तो अपन कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, एल्कोहल की साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। तो 2 पर कैसा आया, 2 पर एस आया तो 2s, और 3 पर कैसा आया अपने पास, ये कार्बन 3 है, इस कार्बन पर कैसा आया आर आया तो 3r। तो इसका अपने पास में अपने को बनाना क्या है 2r 3r बनाना है। तो 2r 3r अपन जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो 1 2 3, यहाँ रोटेशन कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज एस, एस का मतलब क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो 2r। और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक एस, एस का आर तो 3r। अपने को क्या बनाना 2r 3r, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या आप निकाल के देख लेना क्या कॉन्फिगरेशन आ रहा है, नहीं तो क्लास वो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। एन ब्यूटेन जो होता है उसका मोस्ट स्टेबल जो कन्फर्मर है, जो संरूपण है वो कौन सा होता है, तो एन ब्यूटेन के अंदर अपने पास में मुख्य रूप से जो एन ब्यूटेन होता है उसमें आपको 3 प्रकार के कन्फर्मर देखने को मिलते हैं। एन ब्यूटेन के अंदर मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के कन्फर्मर देखने को मिलते हैं। एक होता है अपने पास में स्टेगर्ड, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब है सांत्रित या आंतरित। एक होता है आपके पास में इक्लिप्स्ड, ग्रेसित, और एक आपके पास में मिलता है गोसे। ये एक गोसे जो होता है ये अपने पास में इसको सांत्रित भी बोलते हैं गोसे को, इसको अपन सांत्रित कह सकते हैं, इसको अपन पूर्णतः सांत्रित कह सकते हैं, पूर्णतः सांत्रित। और पूर्णतः सांत्रित को क्या बोला जाता है एंटी बोला जाता है। इसी का जो इक्लिप्स है ये भी अपने पास में क्या प्राप्त होगा, ये भी 2 प्रकार का प्राप्त होगा। एक तो नॉर्मल अपने पास में ग्रेसित इक्लिप्स नॉर्मल, और एक प्राप्त होगा फुली इक्लिप्स
पूर्णतः इक्लिप्स्ड, पूर्णतः ग्रेसित। तो ये जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल। और सबसे हाईएस्ट जो स्टेबल है वो कौन सा होता है अपने पास में, एंटी होता है, ये होता है मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो इनके अंदर बात की जाए, यदि अपने ऑर्डर देखे तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखे, यदि स्टेबिलिटी का, यदि अपन को एन ब्यूटेन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख के कन्फर्मर का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एंटी होगा। एंटी के बाद में अपन क्या बोल रहे हैं, उसको गोचे बोल रहे हैं। फिर अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में इक्लिप्स्ड आएगा, और फिर आएगा अपने पास में फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। तो ये होता है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एन ब्यूटेन है तो एन ब्यूटेन का अपन बनाते हैं, तो CH3 CH एन ब्यूटेन CH3 CH3। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अपन न्यूमैन फ्लेक्स अपन बनाएंगे। तो ये तो है अपने पास में सामने वाला कार्बन, और जो ये अपन लाइन से बनाते हैं ये वाला अपने पास में जो गोला बना हुआ है, ये है अपने पास में बेक कार्बन। तो जो अपने पास में एंटी होता है, उस एंटी के अंदर क्या होता है, जो बड़े ग्रुप होते हैं, जो सेम ग्रुप होते हैं, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सेम जो ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़े ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, प्रतिकर्षण कम होगा, तो उनकी एनर्जी के क्या होगी, कम होगी, और उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंटी पेरिप्लेनर। तो एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल जो कॉन्फिगरेशन होता है वो एंटी पेरिप्लेनर होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अपने को सीक्वेंस का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले तो देंगे एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इस कार्बन से, ये कैरियल कार्बन है, इस कैरियल कार्बन से कार्बन 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 जुड़े हुए हैं। ये क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन, तो 1 नंबर इसको देंगे। फिर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब इस कार्बन से आगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन का होता है 8 और नाइट्रोजन का होता है 7। तो यहाँ पे 2 नंबर इसको देंगे, और इसको देंगे 3 नंबर, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है 4 नंबर। तो सबसे पहले किसको देंगे अपने पास में, OH को, फिर देंगे COOH को, OH COOH CN और CH3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शेयर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपने को आपको देखना है। यहाँ पे देखो, अपन देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, ऐसे सिंपल भी। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, ये क्योंकि अपने हाइड्रोजन को तो पता है सबसे लास्ट में अपन प्राथमिकता देते हैं। ये बॉन्ड है, इसको 1 नंबर देंगे इस कार्बन पर, और इसको 2 नंबर, इस बॉन्ड को 1 नंबर देंगे, इस हाइड्रोजन को 2 नंबर देंगे। तो सेम ग्रुप सेम साइड है, दोनों ग्रुप अंदर की तरफ है, और दोनों जो 2 वाले है वो बाहर की तरफ। तो ये कैसा हो गया, जेड हो गया। ये कैसा हो गया अपने पास में, जेड हो गया। इसमें बात की जाए तो एक हाइड्रोजन है जो बाहर की तरफ है, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया। तो ये कैसा है, ई कन्फर्मर है। ई अपने पास में जियोमेट्रिकल है, और ये यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये भी कैसा हो गया, ई हो गया। तो क्या बनेगा, ZEE। ZEE केवल एक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आईपीएस नामकरण अपन ने पहले पढ़ लिया था। ये एल्कोहल दिया हुआ है, एल्कोहल का जब अपन H3PO3 की उपस्थिति में जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे निर्जलीकरण के द्वारा अपने को 2 प्रकार की क्या प्राप्त हो रही है, जियोमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त हो रहे हैं। ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है सिस, क्योंकि यहाँ पे सेम जो ग्रुप है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो यदि सेम जो ग्रुप है वो सेम साइड है, तो उनको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। और इनका जो नामकरण किया जाता है वो जेड के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अपने पास में जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, जिनके अंदर सेम जो ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं। सेम ग्रुप यदि अपोजिट साइड है तो उनको क्या बोलते हैं अपने पास में, ट्रांस कहते हैं। और ट्रांस के नामकरण को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो ये क्या से बना रहा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। ये क्या है, एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है, जियोमेट्रिकल आइसोमर। और जियोमेट्रिकल आइसोमर किसका भाग होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक तो बन रहा है 75%, एक बन रहा है 25%।
तो यदि अपने पास में दो प्रोडक्ट बनता है, एक कम एक ज्यादा, तो इस प्रकार का जो अपने पास में स्टीरियो आइसोमर होता है उसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, केवल एक ही प्रोडक्ट पूर्ण रूप से 100 रूप से एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। और सेलेक्टिव में क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनता है, एक ज्यादा बनता है और एक कम बनता है। एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल पढ़ लिया था अपन, देख लेते हैं एंटी पेरिप्लेनर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एन ब्यूटेन का। इसका नामकरण करके देखेंगे तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ ये तो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किरियल कार्बन है, तो इसका तो अपन आर या एस करेंगे, और ये जियोमेट्रिकल है, इसका अपन जेड या ई करेंगे। तो यहाँ पे इसको 1 नंबर, इस हाइड्रोजन को 2 नंबर, इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो सेम जो ग्रुप है वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या बन गया, ई बन गया। तो ई आएगा अपने पास में, ई इसमें है, ई इसमें है, बाकी दो तो कैंसिल हो गए आपके। अब इसका आर एस निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने पास में क्या है कि यहाँ पे इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 नंबर देंगे। फिर इस कार्बन से इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा ग्रुप है, तो इसको 2 नंबर देंगे, और इसको देंगे 3 नंबर, और हाइड्रोजन को देंगे 4 नंबर। अब रोटेशन करवाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 का अपन जब रोटेशन करवाएंगे तो किस प्रकार का आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब आर आ रहा है। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फोर्थ ग्रुप है अपने पास में डैश लाइन पर है, तो आपको आर का आर ही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में, अपन नंबरिंग करेंगे इधर से, तो जब नंबरिंग करेंगे अपने पास में, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में 1 2 3 4 5, तो 2 आर आएगा, 2 आर किसके अंदर है, 2 आर, इसमें तो 2 एस दिया हुआ है, तो ये भी कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा केवल आपको पहले क्या देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, फिर आपको नाम देखना है ये किस प्रकार का है। तो इसमें देखो सभी के सभी जो ग्रुप है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए कैसा कार्बन है, किरियल कार्बन है, या इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, या इसको अपने पास में स्टीरियोजेनिक भी कहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके लिए कौन सा जो शब्द है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसको अपने पास में जो है वो किरियल कार्बन भी कहते हैं, इसको किरियल कार्बन की भी कहते हैं, स्टीरियोजेनिक भी कहते हैं, और अपने को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, लेकिन इसको प्रो किरियल कार्बन नहीं कहते हैं, प्रोकीरियल नहीं कहते हैं। प्रोकीरियल क्या होता है, किरियल कार्बन बनने से पहले ग्रुप होते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी किरियल कार्बन बना हुआ है, इसलिए इसको प्रोकीरियल नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज के अंदर आर और एस बताना है आपको, तो ग्लूकोज के अंदर आर और, आप देखो ग्लूकोज में सीधा याद रख लो, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको ग्लूकोज के अंदर देखो एक तो सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ, यहाँ सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 4 इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, किरियल कार्बन होता है, तो सेकंड का आर, केवल थर्ड का एस होता है, बाकी सबका क्या होता है, आर होता है, 4R 5R। बस आप सीधा सीधा याद रख लो, 2R 3S 4R 5R आप निकालोगे तो भी आपको यही प्राप्त होगा। इससे अच्छा है कि आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, केवल आपको 3 के ऊपर S करना है, बाकी सारे क्या रखने हैं, आपको R रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। R और S बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास में प्राथमिकता के ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है 1 नंबर, क्लोरीन 2 नंबर, ये ग्रुप 3 नंबर, और हाइड्रोजन 4 नंबर। हाइड्रोजन कौन सी लाइन पर आ रहा है, वर्टिकल लाइन पर आ रहा है, मतलब कि डैश लाइन पर आ रहा है। तो फोर्थ ग्रुप यदि यहाँ होगा तो सेम ग्रुप रखेंगे अपने पास में। तो 1 2 3 रोटेशन कर रहे हैं, 1 2 3, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब आर हो रहा है, और फोर्थ ग्रुप इस लाइन पर होता है, तो आर का क्या रखते हैं, आर ही रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे देखो दो तो एस वाले कट हो गए, अब नामकरण पूछा है, तो अपन नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 एसिड ग्रुप है तो 1 2। अब देखो 2 पोजीशन पर अपने पास में एक क्लोरो जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले किसका नाम आएगा, ब्रोमीन का नाम आएगा, इसलिए 2 ब्रोमो 2 क्लोरो और एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड है, तो एथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबरिंग अपन एसिडी ग्रुप से करेंगे। इसके लिए अपने को इधर दिखता है, तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसमें 1 नंबर 2 नंबर, तो सेम जो ग्रुप है वो सेम प्राथमिकता के ग्रुप सेम साइड है, तो क्या कहेंगे इसको, जेड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
इसको लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है। अपने पास में 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन द्वारा कितने अपने पास में संरूपण प्रदर्शित किए जाते हैं? तो 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन के द्वारा टोटल 3 संरूपण अपने को प्रदर्शित किए जाते हैं। 3 संरूपण प्रदर्शित करते हैं ये अपने पास में 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके अंदर अपने पास में 3 संरूपण जो प्रदर्शित करते हैं उसमें दो मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस और ट्रांस। जो अपने पास में सिस वाला होता है, ये सिस वाला इसके अंदर जो मेथिल दोनों ग्रुप है वो एक्सियल इक्वेटोरियल हो सकता है या आपके इक्वेटोरियल एक्सियल हो सकता है। जबकि जो ट्रांस अपने पास में बनता है इसमें 2 प्रकार के अपने पास में बन सकते हैं, या तो दोनों एक्सियल एक्सियल हो या दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 3 बन रहे हैं, 1, 2 और 3 आइसोमर बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले इधर आयोडीन का परमाणु क्रमांक ब्रोमीन से ज्यादा है तो 1 नंबर, इसको 2 नंबर। यहाँ पर क्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन की तुलना में 1 नंबर, 2 नंबर। तो सेम प्राथमिकता के ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको क्या दे देंगे? ई कहेंगे। ई किसके अंदर है? इसमें है, 2 कट हो गए। अब नंबरिंग अपने पास में किस साइड से करेंगे? ये है ब्रोमो बी पर आता है, ये फ्लोरो ए पर आता है, ये क्लोरो। तो ब्रोमीन की साइड से करेंगे तो 1, 2। अब सबसे पहले अल्फाबेट क्रम में नाम लिखेंगे तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो और 2 फ्लोरो और 1 आयोडो। ये आई पर आ रहा है तो सबसे लास्ट में आएगा तो 1 आयोडो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कीरियल कार्बन कौन सा नहीं है? तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो यदि आपका सपोर्ट अच्छे से मिलेगा तो हमें भी जो है वो एनर्जी रहेगी और हम आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाने की फुल कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आपका सपोर्ट जो है वो कम मिलता रहेगा तो हम जो है वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।